जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वोकल एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम कोशिका विज्ञान के टॉप 50+ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, कोशिका को अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, कोशिका के अध्ययन क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक, साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान। लेकिन क्वेश्चन में यही पूछता है कि कोशिका के अध्ययन क्या कहते हैं। ऑप्शन में ये कोशिका विज्ञान नहीं दिया रहेगा, यही साइटोलॉजी दिया रहेगा। तो हमको याद रखना है कोशिका के अध्ययन क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है दोस्तों? तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है कोशिका। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका सेल। जैसे हम कहें कि किसी घर को अगर बनाना हो, किसी बिल्डिंग को बनाना हो, तो उसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उसमें सबसे छोटी इकाई होती है ईंट। ठीक है, कई ईंटें मिलती हैं तो एक कमरा बनाती हैं, और कई कमरे मिलते हैं तो एक बिल्डिंग का निर्माण। वैसे ही हमारे शरीर में या किसी भी जीवधारी में सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है सेल। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल या कोशिका। सेल, कई सेल मिलती हैं तो बनता है टिश्यू। टिश्यू मीन्स क्या होगा? ऊतक। ठीक है, टिश्यू, ऊतक। और कई टिश्यू मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन। कई टिश्यू मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन। और कई ऑर्गन मिलता है तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। और कई ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो बॉडी का निर्माण होता है। तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। और इन्होंने उस समय जिस कोशिका की खोज की थी वो थी निर्जीव कोशिका। वो कोशिका कैसी थी? निर्जीव कोशिका थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि निर्जीव कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। या फिर यह पूछे कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। कब की थी ये भी याद रखना है, 1665 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की? जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी एंटोनी वान लीवेनहॉक। ठीक है, अगर कोशिका की खोज पूछे तो रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक ने किया था तो वो निर्जीव कोशिका थी। लेकिन जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी एंटोनी वान लीवेनहॉक। ठीक, ये कैसी कोशिका थी? जीवित कोशिका। और इन्होंने कब किया था? 1676 ईस्वी में। 1676 ईस्वी में इन्होंने, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। और इनसे एक क्वेश्चन ये बनता है कि बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। और बैक्टीरियोलॉजी का जो जन्मदाता थे, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने ही बैक्टीरिया की भी खोज की। तो बैक्टीरिया का जनक भी इन्हें बोला जाता है, एंटोनी वान लीवेनहॉक को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, साइटोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? जो साइटोलॉजी टर्म है ये किसने दिया था सर्वप्रथम? तो ये दिया था हर्टविग ने। किसने दिया था? हर्टविग ने। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो स्वानसन। ये याद रखना है दोस्तों, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? स्वानसन। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक स्वानसन। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? A.K. शर्मा। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? A.K. शर्मा। ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, बाकी इसमें कुछ समझाना है नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन और स्वान दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने, स्लाइडन और स्वान जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है। और ये कब किए थे? तो ये 1839 ईस्वी के आसपास किए थे। ठीक है। 1838 और 1839 ईस्वी के आसपास स्लाइडन और स्वान ने अपना सिद्धांत दिया था, कोशिका का सिद्धांत। ठीक है। और इन्होंने ही बताया था कि कोशिकाएं, ठीक है, कि कोई भी शरीर एक या अनेक कोशिका से मिलकर बनी है। जो एक कोशिका से मिलकर बना है उन्हें यूनिसेलुलर या एक कोश की जीव, और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है? ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका, ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका, तो यह एक बैक्टीरिया की कोशिका है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा इसका पूरा नाम है। लेकिन हम केवल यही पूछता है कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो एक बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा। ठीक है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी, और यह ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका है। ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मांड की सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक। अब चलिए अगला प्रश्न है जो कि सबसे लंबी कोशिका, बड़ी पूछे तो क्या हो, किसका होगा? शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे लंबी पूछे तो सबसे लंबी कोशिका किसकी है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की कोशिका क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक। अगर यही पूछ ले कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी की। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? आरबीसी की। और आरबीसी के सेल में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। आरबीसी के सेल में न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। और अगर यहीं से पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे छोटी गैमेट सेल, गैमेट मीन्स क्या होगा कि प्रजनन कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे छोटी प्रजनन कोशिका क्या होगी? शुक्राणु, जिसको बोलते हैं स्पर्म। ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? स्पर्म की। और सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछे गैमेट सेल में, क्या प्रजनन कोशिका में, तो वो क्या होगी? ओवम, अंडा। ठीक। चलिए अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न है हमारा कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। हिस्टोन प्रोटीन किसमें नहीं पाई जाती? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती
हिस्टोन प्रोटीन किस में नहीं पाई जाती? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? नहीं पाई जाती। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? वे कोशिका जिनमें क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, जिससे जैसे मान लेते हैं ये अगर सेल है, ये अगर सेल है तो बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? एब्सेंट होता है। और क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, और हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाने के कारण क्रोमैटिन धागे नहीं बन पाते, जिसके कारण क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं बन पाता। न्यूक्लियस नहीं बन पाता, इसलिए इसमें न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। और कोशिका, चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है हमारा, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, तो हिस्टोन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका में। हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है, और भी सुविकसित कोशिकाएं क्या होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सारे एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है हमारा, केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग। तो वे कोशिकांग मीन्स कोशिका के अंग। जैसे अगर ये कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है, तो ये इसी जीव द्रव्य में सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक, ये हमारी क्या है? सेल है, सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक, और ये क्या है? जीवद्रव्य, और जीवद्रव्य में ही बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, मीन्स कोशिका के अंग, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनल। तो केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग कौन है? कोशिका भित्ति और लवक। ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। कोशिका भित्ति मीन्स सेल वाल, और सेल वाल क्या होता है दोस्तों? तो सेल वाल पादप कोशिका का बाहरी आवरण होता है। सेल वाल पादप कोशिका का बाहरी आवरण होता है, और यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। लवक भी केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। ठीक, चलिए अपने अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? केवल जंतु कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग। केवल जंतु कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग। तो केवल जंतु कोशिका में कौन कोशिकांग पाए जाते हैं? तो वो है सेंट्रोसोम, तारकाय। ठीक है, तारकाय सेंट्रोसोम, जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। तो केवल जंतु कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग क्या है? तारकाय, सेंट्रोसोम। ठीक, और इससे एक क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रोसोम ये क्या करता है? कोशिका का जब विभाजन होता है, कोशिका विभाजन जब होता है, तो कोशिका विभाजन में ये हेल्प करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो सेंट्रोसोम है ये क्या करता है? कोशिका विभाजन के समय ये हेल्प करता है। और क्या बना है कि जंतु कोशिका, ये केवल तारकाय या सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाई जाती, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, जो कोशिका भित्ति पौधे का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। और पौधे के सेल का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है?
कवक की कोशिका भित्ति बनी होती हैं। कवक की कोशिका भित्ति जो फंगी होता है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। ठीक है, कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। और ये जो कवक होता है, कवक क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति बनी होती है। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ग्लाइकॉन की। ठीक है, अब बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में ही रखा गया है। प्लांट किंगडम का ही एक पार्ट है बैक्टीरिया, जिसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। जबकि प्लांट की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, और कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कोशिका भित्ति की खोज। अब कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने, जिन्होंने सेल की भी खोज की थी, निर्जीव सेल की भी खोज की थी, और कोशिका भित्ति की भी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक, चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन। कब की थी? 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और कहीं कहीं पे पूछा गया है दोस्तों कि कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। लेकिन कोलिकर ने जब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोई और नाम था, इसलिए अगर ऑप्शन में कोलिकर है तो कोलिकर मानेंगे, नहीं तो अल्टमैन। ठीक, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने दिया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण दिया था बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो रखा था ये किसने रखा था? बेंडा ने। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? भोजन का ऑक्सीकरण करने वाला कोशिकांग। ऑक्सीकरण करने भोजन का, जैसे हम जो भी भोज्य पदार्थ लेते हैं वो जाके ब्लड में लास्ट में ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वह ग्लूकोज और ब्लड में ही ऑक्सीजन का संवहन होता है। वह ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया मिलने के बाद जब वो मिलते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन करके क्या बनता है? जल, मतलब H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है? ATP के रूप में ऊर्जा निकलती है, जो ATP क्या होती है? ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर को संचालन में आवश्यक होती। ठीक है, इसलिए भोजन का जो ऑक्सीकरण करने वाला कोशिकांग क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, और कोशिका का ऊर्जा गृह भी किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करता है कि हमको ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा, कोशिका में ऊर्जा कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसलिए कोशिका का ऊर्जा गृह भी कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? DNA केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है? तो DNA केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में पाया जाता है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे DNA कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस में DNA RNA पाए जाते हैं। ठीक है, तो DNA RNA केंद्रक के न्यूक्लियस के अलावा कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका का श्वसन स्थल। कोशिका का श्वसन स्थल किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और ग्लूकोज का क्या होता है? मिलन होता है। ठीक है, जिससे ऊर्जा बनती है। तो कोशिका का आंतरिक श्वसन भी कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो अगला प्रश्न है
माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी परत, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी परत क्या कहलाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी परत क्या कहलाती है? क्रिस्टी। जैसे कोशिका में इस तरह कुछ संरचना होती है, इस तरह संरचना होती है, इसके बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, और इसके भीतरी आवरण को बोलते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी परत क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी परत क्रिस्टी कहलाता है, और आंतरिक परत क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। ठीक, जैसे ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक परत क्या कहलाती है? मैट्रिक्स। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि राइबोसोम की खोज, राइबोसोम की खोज किसने की? तो राइबोसोम की खोज की थी पायलेट ने। ये याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो राइबोसोम की खोज किसने की? पायलेट। पायलेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? राइबोसोम में, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसकी खोज किसने की? राइबोसोम की? पायलेट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा सबसे छोटा कोशिकांग। ठीक है, जितने भी कोशिकांग है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और राइबोसोम जितने भी हैं, ठीक, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है इसमें से? राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। और सबसे बड़ा कौन सा है? न्यूक्लियस। सबसे बड़ा कौन सा है? न्यूक्लियस। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है? राइबोसोम। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? जैसे ये अगर सेल है, ठीक है, ये अगर हमारा सेल है, सेल के अंदर क्या होती है? क्या होता है? न्यूक्लियस, और इसी में सारा क्या होता है? जीवद्रव्य। ठीक है, अब ये इसी में सारी क्रियाएं होती हैं, जितने भी सेल में के अंदर क्रियाएं होती हैं इसी को जीवद्रव्य कहते हैं। ठीक, और जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था? तो यह कथन था किसका? हक्सले का। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है क्योंकि इसी में सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। कोशिका के अंदर ही जीवद्रव्य में सारी क्रियाएं संपन्न होती है, इसलिए जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। और यह कथन किसने कहा था? हक्सले ने। ठीक है, और जीवद्रव्य की खोज किसने की? तो जीवद्रव्य की खोज की थी जुडार्जिन। जुडार्जिन। ठीक है, जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? जुडार्जिन। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है जीवद्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पुरकिंजे। जीवद्रव्य शब्द अगर पूछे, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पुरकिंजे ने। और जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? जुडार्जिन ने। जुडार्जिन ने जीवद्रव्य की खोज की थी, जबकि पुरकिंजे ने जीवद्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज, जैसे ये हमारा है क्या? सेल, और सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। जबकि सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और केंद्रक की खोज या न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक, और सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कि सबसे बड़ा कोशिकांग, जितने भी सेल के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं सबसे बड़ा कौन होगा? केंद्रक, न्यूक्लियस।
सबसे बड़ा कौन होगा? न्यूक्लियस। और सबसे छोटा कौन होगा? राइबोसोम। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका का मस्तिष्क किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो कोशिका का मस्तिष्क किस कोशिकांग को कहा जाता है? केंद्रक को, क्योंकि जीव द्रव्य में जितने भी क्रियाएं होती हैं उसका नियंत्रक, ठीक है, नियंत्रण कौन करता है? तो नियंत्रण उसका करता है केंद्रक, इसलिए न्यूक्लियस उसका नियंत्रण करता है न्यूक्लियस, इसलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। जैसे मानव शरीर में शरीर की सभी विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? हमारा मस्तिष्क। वैसे कोशिका में सभी कोशिकाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक, इसलिए इसे कंट्रोलर ऑफ द सेल भी बोला जाता है। कंट्रोलर ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? केंद्रक को, या फिर कोशिका का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रक का अध्ययन कहलाता है, केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। केंद्रक का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। जबकि जो सेल है, सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, क्या है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों का नियंत्रण कौन करता है? तो कौन करता है? केंद्रक। ठीक है, कोशिका की गतिविधियों का नियंत्रण कौन करता है? तो कौन करता है? केंद्रक। ठीक, केंद्रक द्वारा कोशिका की गतिविधियों का नियंत्रण किया जाता है। ठीक, अगला है लाइसोसोम। ठीक है दोस्तों, लाइसोसोम। अब देखिए लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज की थी डीडुके। ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है? एक पतली झिल्ली होती है जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। ठीक है, जब क्या होता है कि कोशिका का कोई भी कोशिकांग खराब हो जाता है, ठीक है, तो उस पर क्या होता है? इसका छिड़काव हो जाता है। यह क्या होती है? अपने आप को फोड़ लेती है, और यह जो इलेक्ट्रोलाइटिक एंजाइम है उस कोशिकांग पे पड़ता है और उसको क्या कर देता है? साफ कर देता है। या फिर कोई कोशिका अगर नष्ट हो जाती है, ठीक है, कोई कोशिका अगर क्या होती है? चोट लगी और वह कोशिका क्या होती है? खराब हो गई, तो भी यह क्या करता है? यह अपने आप को नष्ट करके उस कोशिका को वहां से साफ कर देता है। इसलिए कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला या सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक है, और क्या इसको कहा जाता है? तो इसको और नामों से जाना जाता है। डिस्पोजल बैग। डिस्पोजल बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। एटम बम किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। स्क्वेंजर ऑफ सेल, स्क्वेंजर मीन्स साफ सफाई। ठीक है, अब कोशिका की जब कोई कोशिकांग खराब हो गया उसको साफ कर दिया, इसलिए इसको स्क्वेंजर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे। ठीक, और इससे क्या क्वेश्चन बनता है कि बैक्टीरिया को मारने में कौन सा कोशिकांग सहायक होता है? तो बैक्टीरिया को मारने में सहायक कोशिकांग कौन सा है? लाइसोसोम, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं जो क्या करते हैं कि किसी बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। ठीक है, मुख्यतः यह लार में पाया जाता है लाइसोसोम। ठीक, चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, क्या है? कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जैसे ये सेल है और न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस और सेल के बीच एक घना जाल नुमा संरचना होती है जिसे कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक, अंतःप्रद्रवी। देखिए ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे
एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER, ठीक है, और एक स्मूथ ER, स्मूथ ER, ठीक है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसी पे राइबोसोम पाया जाता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये वसा के पाचन में सहायक होता है, ठीक। तो कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गोल्जी काय की खोज किसने की? ठीक है, तो गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गोल्गी नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्गी काय की खोज की थी। और यातायात प्रबंधन या ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो गोल्गी काय को ही ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल या यातायात प्रबंधन कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यह क्या करता है कि जो राइबोसोम है उसको इकट्ठा करने का काम करता है, ठीक। और इसके अन्य नाम क्या है? लाइपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम और बंडल पैकर, ठीक। यह क्या करता है, जो भी राइबोसोम है उसको क्या करता है? इकट्ठा करता है, इसलिए इसको बंडल पैकर कहा जाता है। और यह tRNA मतलब ट्रांसफर RNA की मदद करता है, ट्रांसफर RNA की हेल्प करता है, ठीक। इसलिए इसका नाम बंडल पैकर भी है। लाइपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, और डिक्टियोसोम इसको प्लांट सेल में गोल्जी काय क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम, ठीक। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, पादप कोशिका का रसोई घर, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक, ठीक है। प्लास्टिड केवल प्लास्टिड या लवक केवल किस में पाया जाता है? प्लांट कोशिका में, पादप कोशिका में। और यह प्लास्टिड कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक। तो हम तीनों देखेंगे एक एक करके। तो पादप कोशिका का रसोई घर किस से कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को, हरित लवक को, क्योंकि यह पौधे का हरा भाग है जिसमें क्या होता है? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विशेषकर पत्तियां जो पौधे के भोजन बनाने में विशेष सहायक होती हैं। इसलिए पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिड जो 3 टाइप का था, पहला है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्या है? क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक। अब वर्णी लवक पौधे के रंगीन भाग किस लवक के कारण होता है? तो जो पौधे के रंगीन भाग होते हैं जैसे फूल, ठीक है, फल, हरे भाग को छोड़कर हरे भाग जो होते हैं वे हरित लवक के कारण होते हैं। और जो पौधे का रंगीन भाग जैसे पौधे का लाल होना, ठीक है, किसी फल का लाल होना या किसी फल का बैगनी होना, ये सब किसके कारण होता है? वर्णी लवक किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट के कारण। और यह विशेषकर कहाँ पाया जाता है? फूलों और फलों में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो वर्णी लवक, ठीक है। तीसरा लवक है पौधे के जड़ों में मुख्यतः कौन सा लवक पाया जाता है? तो जड़ों में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। और सूर्य के प्रकाश नहीं पहुँच पाने के कारण ये क्या होते हैं कि ये रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता। और इसमें क्या होता है? भोजन स्टोर होता है, इसमें स्टोरेज का काम होता है, ये भोजन स्टोर करने का काम करते हैं। तो पौधे के जड़ों में मुख्यतः कौन सा लवक पाया जाता है? अवर्णी लवक। और फलों या फूलों में कौन सा लवक पाया जाता है? वर्णी लवक। और पत्तियों या हरे पौधे में कौन सा लवक पाया जाता है? तो वो हरित लवक, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जैसे वर्णी लवक से
कुछ क्वेश्चन है जैसे टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, और ये लाल रंग वर्णी लवक के कारण होते हैं, लाल रंग या गाजर का रंग, चुकंदर का रंग, ये वर्णी लवक के कारण होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। जैसे टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन, लाइकोपिन एक पिगमेंट है जो क्या करता है, जिसके कारण टमाटर का रंग क्या होता है, लाल होता है। गाजर का रंग, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण, कैरोटीन भी एक पिगमेंट है जिसके कारण गाजर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। चुकंदर का रंग, चुकंदर का रंग किस कारण से, चुकंदर का रंग कैसा होता है, विटामिन के कारण, विटामिन उसमें पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण चुकंदर का रंग होता है। ठीक, अगला है हल्दी का रंग, हल्दी का रंग पीला किसके कारण होता है, तो वो कुकरमीन, कुकरमीन एक क्या है, पिगमेंट है जिसके कारण हल्दी का रंग क्या होता है, पीला होता है। नेक्स्ट है बैगन का रंग, बैगनी किसके कारण होता है, जेंथोसाइनिन पिगमेंट कारण, जेंथोसाइनिन पिगमेंट कारण बैगन का रंग बैगनी होता है। आलू का हरा रंग, जैसे आलू कभी कभी अगर ऊपर रह गई, ज़मीन के से ऊपर आ गई, ज़मीन के अंदर बोई जाती है और ज़मीन के ऊपर आ गई तो वो क्या होता है, हरे रंग का होता है। तो आलू का हरा रंग किसके कारण होता है, सोलेनिन पिगमेंट कारण। ये सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है, सोलेनिन के कारण। ठीक है, पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है, तो पपीते का पीला रंग केरिका जेंथिन, केरिका जेंथिन के कारण पपीते का रंग क्या होता है, पीला होता है। ठीक, और मिर्च का लाल रंग, मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, कैप्सिथिन, कैप्सिथिन के कारण क्या होता है, मिर्च का लाल रंग होता है। और मिर्च का तीखापन होता है कैप्सिन, कैप्सिन। ठीक है, मिर्च का तीखापन कैप्सिन, मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है, कैप्सिसिन के कारण। और मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, कैप्सिथिन के कारण। पपीते का पीला रंग केरिका जेंथिन, आलू का हरा रंग सोलेनिन, बैगन का बैगनी रंग जेंथोसाइनिन, और हल्दी का रंग कुकरमीन। ठीक है, चुकंदर का रंग विटामिन, और गाजर का रंग कैरोटीन, टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक, ये सारे के सारे क्या हैं, पिगमेंट है। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, इससे बस यही याद रखना है, जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो जैव विकास का सिद्धांत दिया था किसने, लैमार्क ने, लैमार्क ने जैव विकास का सिद्धांत दिया था। और विकासवाद का किसने सिद्धांत दिया था, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना, जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया, लैमार्क ने, और विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन। ये याद रखना है, जैव विकास लैमार्क, विकासवाद चार्ल्स डार्विन। देखिए हमको कैसे इसको याद रखना है। ठीक है, जैसे अभी अभी हमने सोच लिया क्या, जैसे जय है, जय के बाद क्या आएगा, लय, जय लय, जय ज में ऐ की मात्रा लगी है तो लय ल में भी ऐ की मात्रा लगी। तो जय विकास का सिद्धांत किसने दिया था, लैमार्क, और विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चलिए अपने अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है दोस्तों, इसको यही याद रखना है कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। ठीक, और इसके अगला क्वेश्चन क्या है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, अगर वन लाइनर में और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।